दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लास्ट टाइम रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन, जो अंतिम समय में रिवीजन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निर्धनता अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी क्या है, आपको बताना है। तो ये है दोस्तों नीति आयोग, और आप जानते हैं नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई है। अगला प्रश्न है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, विजन 2020 फॉर इंडिया डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ABC सूचकांक। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है कैसे? तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर भारत में गरीबी स्तर का निर्धारण होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? तो ये है रेगनर नक्स। दोस्तों गरीबी का दुष्चक्र या निर्धनता का दुष्चक्र जो है ये अवधारणा रेगनर नक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी? तो दोस्तों ये था हमारा उत्तर प्रदेश, और 2011-12 में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो हमने राज्य व्यवस्था खंड में भी पढ़ा है। ये केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना है अनुच्छेद 268 से 281 संविधान के भाग 12 में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार कितना है? तो ये था 1000 बिलियन। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्थान है ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दोस्तों बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल ये नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए जारी किया गया था। अगला प्रश्न है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? दोस्तों ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन नाबार्ड के अधीन किया गया है, और नाबार्ड कृषि विकास के लिए जो है सर्वोच्च बैंक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्य और संघ क्षेत्रों द्वारा किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है? तो ये है हमारा सामाजिक क्षेत्र। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी उसी समय जो है योजना आयोग का जो है समाप्त करके नीति आयोग स्थापित कर दिया गया था उसके स्थान पर। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील जिसको MDM कहा जाता है, उसके लिए किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा MDM के लिए प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है। दोस्तों अब नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा विभाग कर दिया गया है आपका। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। इसमें अब क्या किया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो अभ्रक या माइका का प्रयोग विद्युत उद्योग में कच्चे माल के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह किस घाटे के बराबर होता है? तो सही उत्तर है प्राथमिक घाटे में जब ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाता है तो ये राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, उसका मतलब सिक्योरिटीज में व्यापार करना होता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है,
कैश रिजर्व रेशियो में यदि भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धि करता है तो। अगला प्रश्न है कृषि और संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करता है कौन? तो सही उत्तर है वाणिज्यिक बैंक दोस्तों कृषि और संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये थे केल्डार। केल्डार ने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। और एक प्रश्न पूछा जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो सही उत्तर है वर्ष 2006 में। दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2006 में प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास था। अगला प्रश्न है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो वित्त का प्रमुख स्रोत है वो उपकर होता है। और अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली? तो वर्ष 1993 में निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न है मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन है? तो अपना केरल राज्य है। और साख पत्र दिया जाता है तो दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये एक आयातकर्ता को दिया जाता है। मोड वेट किससे संबंधित है? तो ये मूल्य वर्धित कर यानी वैट से संबंधित है मोड वेट। और माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति कौन देता है? तो दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक है जो माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। अगला प्रश्न है भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधनों के विषय में। और धारणीय विकास में ये माना जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें आगामी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अगला प्रश्न है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो ये 37.2% है। और अगला है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के लिए प्रस्तावित जो परिकल्पना पत्र था उसमें विकास का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो ये 9% विकास दर लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी ये योजना और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता था। अगला प्रश्न है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो ये है थोक मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो ये होता है थोक मूल्य सूचकांक। ये भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भारत में विदेशी विनिमय होता है इसके संचय का रख रखाव भारत के रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और एक प्रश्न जो बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है? तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अगला प्रश्न है भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है कब? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। वैट क्या है? तो दोस्तों वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कर, वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य संवर्धित कर। ये एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? कौन सी संस्था? तो ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ये भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है।
अगला प्रश्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? तो S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। देखिए अगला प्रश्न है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति घोषित की गई। अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय होती है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें, ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है स्वाधार योजना क्या है? तो दोस्तों कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए चलाई गई योजना स्वाधार योजना है। फेमा, दोस्तों फेमा का मतलब होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इसको अंतिम रूप से कब लागू किया गया? तो फेमा को वर्ष 2002 में अंतिम रूप से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1980 में। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? आप जानते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। श्वेत क्रांति से संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो कौन हैं? तो ये हैं वर्गीस कुरियन, जो कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि से है। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो ये स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है RBI। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। और भारत की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है आपसे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जिन संस्थाओं की स्थापना हुई थी वो कौन थी? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और IBRD। दोस्तों दो संस्थाएं ब्रेटन वुड्स में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट जो है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की वह संबद्ध संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता प्रदान करती है, वो है IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये दुनिया के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन में सहायता देती है। अगला प्रश्न है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि किस क्रम में होती है? तो ये ज्यामितीय क्रम में होती है। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र क्या अभिव्यक्त करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को फिलिप्स वक्र दर्शाता है। अगला प्रश्न है पूंजी का संग्रहण यानी द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। मिसेज जॉन रॉबिन्सन पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है वह अर्थशास्त्री जिसने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? तो ये प्रोफेसर J.M. किन्स यानी जॉन मेनार्ड किन्स थे। अगला प्रश्न है नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों NDC का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है वह राज्य जो भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वो केरल है। और राजकोषीय नीति का भाग क्या है? तो कर नीति या जो टैक्स पॉलिसी है हमारा, ये फिस्कल पॉलिसी का भाग होता है। अगला प्रश्न है नरेगा को मनरेगा यानी जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था उसको महात्मा गांधी का नाम कब दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो ये 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय रुपए को मार्च 1994 में किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो चालू खाते में भारतीय रुपए को मार्च 1994 में परिवर्तनीय बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना IRDA की स्थापना अप्रैल 2000 में की गई थी बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए। अगला प्रश्न है वह अर्थशास्त्री जिसने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया?
तो ये थे हार्ड ट्रे। और वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक प्रमुख प्रतिभागी कब तक बनना है, तो ये समय 2020 तक रखा गया था। अगला प्रश्न है लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी कब, तो 1967 में। और ट्रिटिकेल, ये बार बार पूछा जाता है, ट्रिटिकेल किन दो के बीच का संकर यानी क्रॉस है, तो दोस्तों ट्रिटिकेल जो है ये एक फसल है जो गेहूं और राई के बीच का क्रॉस है। अगला प्रश्न है किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी योजना कब लागू की गई थी, तो वर्ष 1998-99 में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय क्या है, तो ये गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, तो ये भारत है। और भारतीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। याद रखिएगा नेशनल हार्टिकल्चर काउंसिल की स्थापना दोस्तों 1984 में की गई थी। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य के अंतर्गत है, तो मध्य प्रदेश में। और वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है वो अपना उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको बताना है कि किसान दिवस किसके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, 2008 में। और देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल की जाती है, तो दोस्तों देश की प्राकृतिक पूंजी में सड़कें शामिल की जाती हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है। एगमार्क का संबंध किससे है, तो दोस्तों एगमार्क का संबंध जो है ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित है। देखिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से एगमार्क यानी एग्रीकल्चर मार्क का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा क्या था, तो ये दोहा चक्र में जो WTO का दोहा चक्र था उसका संबंध कृषि से संबंधित मुद्दों पर था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है G8 मस्कोका पहल किससे संबंधित है, तो ये मातृ और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है G8 मस्कोका इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रीन इंडेक्स या हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्रीन या हरा सूचकांक विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों सितंबर 2012 में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में कौन नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं, तो ये कौशिक बसु थे। और एजेंडा 21 में कितने समझौते किए गए हैं, तो कुल एजेंडा 21 में कुल 4 समझौते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है एक पौधा है सीबक थॉर्न। दोस्तों भारत सरकार द्वारा सीबक थॉर्न की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पौधे का महत्व क्या है, तो सीबक थॉर्न ये मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है, मरुस्थलीकरण को रोकता है, पोषकीय मान अधिक होता है और ये उच्च तुंगता यानी उच्च अक्षांश वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न है दोस्तों टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। जमशेद जी टाटा क्या थे, तो ये टाटा लौह और इस्पात जमशेदपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और ताज होटल मुंबई के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था कहाँ पे, जमशेदपुर में। और DRDA का संबंध क्या है, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी यानी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो है DRDA का पूर्ण विस्तार है। अगला प्रश्न है गुजरात में आनंद प्रसिद्ध है किसके लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में है। और भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। इको मार्क का संबंध किससे है, पर्यावरण सुरक्षा से है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में। और तीसरी दुनिया के राष्ट्र जो हैं वो किससे संबंधित है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित देश, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र देश हैं जिनको अल्प विकसित देश कहा जाता है, ये
तृतीय दुनिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। और आर्थिक सर्वे या जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दोस्तों आर्थिक सर्वे का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया था? 1952 से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति आप जानते हैं मत्स्य उद्योग से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। एक प्रश्न है, नया प्रश्न है, तनुश्री नामक संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो तनुश्री संस्था का उद्देश्य जो है ये हस्तकला और हस्तशिल्प गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर क्या है? ये है श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है दोस्तों सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 4 वर्ष होता है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसके लिए प्रारंभ किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी। कन्या विद्याधन योजना किस राज्य द्वारा संचालित है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा कन्या विद्याधन योजना चालू की गई है। विद्यावाहिनी कंप्यूटर शिक्षा योजना की घोषणा कब की गई थी? तो वर्ष 2000 में विद्यावाहिनी कंप्यूटर शिक्षा योजना की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की जिम्मेदारी होती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय पंचवर्षीय योजना या 5th ईयर प्लान्स का उद्देश्य क्या है? तो ये आर्थिक समृद्धि, स्वावलंबन और रोजगार उत्पन्न करना पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। व्हाइट गुड्स क्या होती हैं दोस्तों? उपभोक्ता वस्तुओं को व्हाइट गुड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जो विश्व में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रमुख योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये हैं अर्नेस्ट ई बोरलाग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। अगला प्रश्न है बोकारो स्टील लिमिटेड स्थापित हुआ था किसके सहयोग से? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील संयंत्र स्थापित हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये उपकर होता है। और निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली? दोस्तों 1993 में। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ये ECGC, MMTC और STC ये विदेशी व्यापार के संवर्धन के प्रमुख संगठन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आयात की प्रक्रिया किससे आरंभ होती है? तो आयात की प्रक्रिया इंडेंट से आरंभ होती है। और भारत में संकार यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पर है? राजस्थान में। और अगला प्रश्न है भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्पित है, इसको अधिक वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे तो वो गैर कर आय के अधिक प्रयास करने होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार PPP आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो दोस्तों विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के आधार पर PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भारत जो है विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन का नारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। कहाँ कहाँ? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये केरल राज्य है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम निर्मल ग्राम पुरस्कार का मतलब क्या है? तो ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन योजना है निर्मल ग्राम पुरस्कार। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी सरकार चुनी गई थी, तो ये 5वीं योजना थी।
और अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद, तो ये ब्याज की अदायगी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो अप्रैल 2017 तक 2004-5 था, उसको बदलकर कितना कर दिया गया था, तो उसको बदलकर 2011-12 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, उसको गठित करने वाले कौन थे, तो दोस्तों मंडल आयोग गठित करने वाले मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11वीं योजना के प्रारूप पत्र को अनुसार लक्षित समृद्धि दर प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी, कब, तो ये 10 वर्षों में। और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो हमारा आंकड़े हैं उनमें सर्वाधिक समृद्धि दर कब प्राप्त हुई थी, तो 2006-7 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान 2006-7 में भारत का बचत अनुपात कितना था, तो ये जीडीपी के 32% के ऊपर था। दोस्तों सेवा क्षेत्र में किस वर्ष का भारत की जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा 2006 में है, तो 2006 में व्यापार, होटल, परिवहन और संचार इसका मुख्य उद्देश्य था। और उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की दर निश्चित की गई थी 10.5%। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है, तो कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। भारत के राष्ट्रीय आय का मापन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, दोस्तों ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये मई 2005 में पारित किया गया। और कब अधिनियमित किया गया था आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का कौन सा सही क्रम है, तो सब सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का, दूसरा उद्योग और तीसरा कृषि क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM में किससे संबंधित है, तो ये राजकोषीय और राजस्व घाटों से संबंधित है। और दोस्तों कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है, तो ये तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। अगला प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे, तो PC महालनोबिस यानी प्रशांत चंद महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है, तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार, ऋण और दायित्व, ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी, तो ये जनता पार्टी सरकार द्वारा। और दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है, अवस्थापना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भारत निर्माण योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय बजट में कौन सी रकम सबसे अधिक होती है, तो ये आगम व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये संघीय बजट में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग यानी 15th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार में बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा कितना है, तो ये दोस्तों 41% है। याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का हिस्सा। अगला प्रश्न है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस वृद्धि से है, तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो ये राजकोषीय घाटा है। और दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापित होने की बात कही गई थी, तो 8 IITs के स्थापना की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कैसा है, तो ये इसका प्रतिशत धीरे धीरे घटा है। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं, तो ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम कब थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और 13वां वित्त आयोग दोस्तों किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो याद रखिए विजय एल केलकर की अध्यक्षता में 13वां वित्त आयोग गठित किया गया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा।
केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो करों से है, संबंधित है केलकर टास्क फोर्स। और दोस्तों विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू हुआ था? तो ये वर्ष 2000 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? श्री NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो ये वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में SEZ स्थापित किए जा रहे हैं। विदेशी निगम किससे शासित होते हैं? तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा जो विदेशी निगम होते हैं ये शासित होते हैं। अगला प्रश्न है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो ये बिक्री कर से संबंधित है। और दोस्तों ये पुराने आंकड़े हैं, इनको छोड़ देते हैं। देखिए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है? तो ये आपका नए आंकड़े में आप देख लीजिएगा। देखिए आयात और निर्यात कर पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कस्टम ड्यूटी या सीमा कर कहा जाता है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को। अदृश्य निर्यात या इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो जो सेवाओं का निर्यात होता है, जो सर्विसेज का निर्यात होता है, वो इनविजिबल एक्सपोर्ट के अंतर्गत होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों गत दशक में यानी पिछले 10 वर्षों में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश जो है FDI अंतर्प्रवाह किसने आकर्षित किया? तो ये दूरसंचार क्षेत्र ने। और दोस्तों देखिए BK चतुर्वेदी कमेटी का संबंध किससे है? तो ये तेल क्षेत्र में कीमतों में सुधार से संबंधित है BK चतुर्वेदी कमेटी। व्यवसाय के अंतर्गत क्या शामिल हैं? तो व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, ये सभी दोस्तों व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चयनित उद्यम जिनको सरकार द्वारा बड़े निवेश पर छूट होती है उनको नवरत्न और महारत्न की श्रेणी में रखा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों स्वाधीन भारत में प्रथम औद्योगिक नीति ये किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1948 में। अगला प्रश्न है राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल के अन्वेषण और वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी संबंध है? तो ये है केयर्न एनर्जी जो राजस्थान के बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में तेल अन्वेषण के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री या श्रम गहन उद्योग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे उद्योग जिसमें अधिक श्रमिकों को रखा जाता है उसको श्रम गहन उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाए तो जहाजी कंपनी जारी करती है क्या? चार्टर पार्टी जारी करती है। अगला प्रश्न है किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी? आबिद हुसैन समिति ने। और दोस्तों ये देखिए कि अदम्य चेतना ट्रस्ट, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और DSL कोटा श्रीराम ग्रुप आदि ट्रस्ट कारपोरेशन किससे संबंधित हैं? तो ये हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन उद्योग की बात की जाए तो क्या है? ये सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो ये था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियमन। अगला प्रश्न है दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादकीय परिसंपत्तियों यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का संबंध किससे है? तो वह ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं हो पाती है उसको गैर निष्पादकीय परिसंपत्तियां कहा जाता है। बैंक दर कौन सी दर होती है? तो वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे उसको क्या कहा जाता है? तो ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। गिल्ट एज्ड में विपणन किससे संबंधित होता है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। और रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए? तो ये थे CD देशमुख। दोस्तों पूंजी बाजार का आशय क्या होता है? तो शेयर बाजार से संबंधित है पूंजी बाजार। और देखिए विदेशी बैंकों में जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किस एक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं। एक्चुअरीज का संबंध किससे है? दोस्तों एक्चुअरीज का जो संबंध होता है ये आपका
एक्चुअरीज का संबंध किससे होता है? तो ये दोस्तों एक्चुअरीज का संबंध आपका बीमा क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, एक्चुअरीज बीमा क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। और इरडा किसका नियमन करती है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बीमा कंपनियों का नियंत्रण या नियमन जो है इरडा के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति द्वारा किया गया था? ये था तारापोर समिति द्वितीय। और तारापोर समिति किससे संबंधित थी? तो ये पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेसल टू मानक जो है किससे संबंधित है? तो ये किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापकों से संबंधित है बेसल टू। सेवा कर क्या है? तो दोस्तों सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित ये अप्रत्यक्ष कर है और अब इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्लैब कर दिया गया है। मुद्रा प्रसार के बारे में क्या असत्य है? तो दोस्तों मुद्रा प्रसार की दर नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अर्थव्यवस्था खंड और विशेष रूप से ये वीडियो जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो हमारा सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान का खंड है उसके लिए ये तैयार किया गया है, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज कर सकें और परीक्षा में अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।